Welcome to the CPC lecture series. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear fellows, in today's lecture we are going to discuss section 17 and section 18 of Code of Civil Procedure 1908. लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले जो है हम एक सिनेरियो को देख लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें एक प्रॉपर्टी है जो कि मुख्तलिफ़ अदालतों के दायरे इख्तियार में आती है, तो उस पर आप दावा किस तरह से दायर करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक प्रॉपर्टी है और ऐसा समझ लें कि आधा हिस्सा एक तहसील या एक ज़िला के अंदर लग रहा है और आधा हिस्सा एक तहसील और एक ज़िला के अंदर लग रहा है। अब इस इंटायर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपने जो है वो सूट फाइल करना है तो इस तहसील या इस ज़िला की अदालत में आप जाएंगे या इस तहसील या इस ज़िला की अदालत में आप जाएंगे। तो इस सिचुएशन को देखने के लिए जो है हम सेक्शन 17 को देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल गैर मनकूला जायदाद के रिगार्डिंग सूट्स सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स के अगर वो डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर दावा किस तरह से दायर होगा। वेयर अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, कि अगर एक प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग आपने सूट फाइल करना है क्लेम करने के लिए कोई रिलीफ या जो है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग दैट प्रॉपर्टी, तो ऐसी सिचुएशन में आप दावा कैसे दायर करेंगे। द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, कि भाई उन दोनों अदालतों में से या उन एक से ज़्यादा जो भी अदालतें हैं उनमें से किसी भी अदालत में आप दावा दायर कर सकते हैं जिस अदालत के दायरे इख्तियार में कोई हिस्सा प्रॉपर्टी का आ रहा है। अब देखें इस सिचुएशन में एक हिस्सा इस अदालत में आ रहा था और एक हिस्सा इस अदालत में आ रहा था, तो आप इन दोनों में से किसी एक अदालत में भी दायर कर सकते हैं जिसको इख्तियार समात हो इस दावा को सुनने का। Provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. लेकिन उसने शर्त ये लगाई है कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक अदालत में दावा दायर करना चाहते हैं तो आपने ये क्लियर कर लेना है कि भाई इस अदालत को मालियाती तौर पर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी हासिल है कि नहीं है, यानी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन तो आ गई, क्या मालियाती तौर पर वो दावा सुन सकती है या नहीं। फ़र्ज़ कर लें आपकी इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो बन रही है 10 करोड़ और ये अदालत जो है ये 5 करोड़ से ज़्यादा का दावा नहीं सुन सकती और आप इसमें दायर करना चाह रहे हैं, तो आपको उस अदालत में दायर करना पड़ेगा जो कि इसकी कॉग्निजेंस मालियाती लिहाज से भी रखती हो। तो अगर ये अदालत रखती है तो आपको इसको छोड़ के इस अदालत में जो है वो दावा दायर करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं जी सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट आर अनसर्टेन। यहाँ पर हमें पता तो था कि भाई इसकी भी ज्यूरिसडिक्शन में है प्रॉपर्टी और इसकी भी है, लेकिन सेक्शन 18 कहता है कि जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो, पता ना चल रहा हो कि भाई इस अदालत को दायरा इख्तियार हासिल है या इस अदालत को जो है वो इख्तियार समात हासिल है, तो फिर क्या होगा। वेयर इट इज़ एलेज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ सिचुएटेड, कि जहाँ पर एक से ज़्यादा अदालतों के जो है वो दायरा इख्तियार हो और प्रॉपर्टी वहाँ पर सिचुएट कर रही हो और अनसर्टेनिटी हो, एलेज की जा रही हो कि भाई पता नहीं चल रहा कि इन अदालतों में से किस अदालत में जो है एक्चुअली आपने दावा दायर करना है। एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स मे इफ़ सेटिस्फाइड देयर इज़ ग्राउंड फॉर द एलेज्ड अनसर्टेनिटी, उन अदालतों में से कोई एक अदालत भी अगर ख़ुद को सेटिस्फाई कर लेती है कि भाई वाक़यातन ये जो एलेज्ड की जा रही है अनसर्टेनिटी वो मौजूद है, उसके ग्राउंड्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट, तो वो जो है रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट अदालत पहले कि भाई वाक़यातन एक अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है, उसके ग्राउंड्स मौजूद हैं, टू दैट इफ़ेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन, तो फिर उसको जो है उसका ट्रायल चलाएगी, उस दावा को एंटरटेन करेगी, एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी सूट हो, वो चाहे इस्तकरार हक़ हो, वो चाहे तकमील मुआहदा हो, वो चाहे कोई स्टे के लिए सूट हो, तो कोई भी जो है वो दावा हो तो वो अदालत सुन भी सकती है और उसको जो है वो डिसाइड भी कर सकती है, लेकिन उससे पहले उसको एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसमें बताना पड़ेगा कि वाक़यातन देयर आर ग्राउंड्स फॉर अनसर्टेनिटी जो कि एलेज की जा रही है, एंड इट्स डिक्री इन द सूट शेल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ़ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, तो उस अदालत के फ़ैसला को वही इख्तियार हासिल होगा जो कि एक क्लियर कट प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन रखने वाली अदालत के फ़ैसला को होता है। यानी जो
एक अदालत है जिसका पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो फ़लाँ अदालत के दायरे इख्तियार में मौजूद है, तो जो इख्तियार उस अदालत को हासिल होता है, उसके फ़ैसला को अहमियत हासिल होती है, इस अदालत के फ़ैसला को भी वही अहमियत हासिल होगी। प्रोवाइडेड दैट द सूट is one with respect to which the court is competent as regard the nature and the value of the suit to exercise jurisdiction। तो इसमें भी वही बात की जा रही है कि भाई जिस अदालत ने ये सेटिस्फाई किया है अपने आप को, जिसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है और सूट को सुन रही है, तो ये जो है लाजिम तौर पर देखा जाएगा कि भाई उस अदालत को पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी हासिल थी या नहीं थी, यानी उस अदालत का मालियाती इख्तियार होना लाजिम है उसको दावा सुनने के लिए। अब देख लेते हैं जी इसकी क्लॉज 2, वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में एक स्टेटमेंट बताई गई है कि भाई वो ग्राउंड्स बताएगी कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है ये अनसर्टेनिटी मौजूद है, और फिर जो है एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी। और अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई जा रही एंड एन ऑब्जेक्शन इज़ टेकन बिफोर द एपिलेट और रिविजनल कोर्ट दैट अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वाज मेड बाय अ कोर्ट नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज़ सिचुएटेड। और ये एतराज़ उठाया गया है एपेलेंट कोर्ट में जाकर या रिविजनल कोर्ट में जाकर कि भाई इस अदालत को तो दायरा इख्तियार भी नहीं था हासिल, इसको इख्तियार समात भी नहीं था हासिल इस प्रॉपर्टी को सुनने के लिए, और ना ही इसने जो है वो क्लॉज 1 के रिगार्डिंग कोई जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। तो फिर क्या होगा, द एपेलेंट और रिविजनल कोर्ट शल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन। तो एपिलेंट या रिविजनल कोर्ट जो है वो उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी, यानी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, जो है एपिलेंट या रिविजनल कोर्ट उसको इग्नोर कर देगी कि भाई कोई बात नहीं है, अब फैसला हो गया है, ट्रायल चल चुका है। Unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for the uncertainty as the court having jurisdiction with respect thereto and there was been a consequent failure of justice। अनलेस के जो एपिलेंट या रिविजनल कोर्ट है वो इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई जिस दौर में ये दावा दायर किया था उस दौर के अंदर इस अदालत के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स ही नहीं थे अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग। यानी क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि अगर अदालत ख़ुद को सेटिस्फाई करती है ट्रायल कोर्ट कि भाई यहाँ पर रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं अनसर्टेनिटी के, तो फिर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और दावा सुनेगी। लेकिन अगर ग्राउंड्स हैं और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एपिलेंट या रिविजनल कोर्ट को ये पता चलता है कि भाई उसने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की और उसके पास ग्राउंड्स भी नहीं थे, और उन ग्राउंड्स ना होने की वजह से ये फेलियर ऑफ जस्टिस की मरतकब हुई है, यानी यहाँ पर एंड्स ऑफ जस्टिस को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा गया, इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा गया, तो ऐसी सिचुएशन में अदालत जो है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना सकती है। अदरवाइज़ अगर अनसर्टेनिटी होगी बिटवीन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स, तो उस अदालत में दावा दायर किया जाएगा जो अदालत ख़ुद को ये सेटिस्फाई कर ले कि भाई इसके रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं अनसर्टेनिटी के, और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उस दावे को सुन भी सकती है और उसके ऊपर फ़ैसला भी दे सकती है। तो ये जो थे हमारे सेक्शन 17 और 18, इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।